हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग ही अमीर क्यों बन पाते हैं? क्या अमीर लोग इसलिए अमीर है क्योंकि वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टैलेंट है, या क्योंकि उन्हें सही मौका मिला? अगर ये सब सच होता तो एक ही मोहल्ले में रहने वाले, एक जैसी मेहनत करने वाले, एक ही काम में लगे दो लोग, एक अमीर और दूसरा गरीब कैसे होता है? सवाल गहरा है और जवाब है, पैसा किसके पास जाता है ये भाग्य तय नहीं करता, ये तय करती है सोच और काम करने का तरीका। इस दुनिया में धन कमाने की एक साइंस है, इतनी ही सटीक और गणितीय जितनी अलजेब्रा या अर्थमेटिक्स। और जिसने भी इसे समझ लिया वो अमीर बना, और जिसने नहीं समझा वो मेहनत में डूबा रहा लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। जीवन में बदलाव लाने के लिए कभी कभी कड़ी मेहनत नहीं, सही दिशा की जरूरत होती है। और आज सिर्फ आप पैसे कमाने के बारे में ही नहीं जानेंगे, आप जानेंगे उस साइंस को जो सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो धन सिर्फ आता ही नहीं, रुकता है, बढ़ता है और आपके जीवन को बदल देता है। अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग, अपनी सोच और अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अपग्रेड के लिए, तो अब बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि आगे के सफर में हम वो जानेंगे जो शायद आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच। अगर अमीर बनना गलत होता तो पूरी दुनिया में हर इंसान के दिल में जिंदगी बेहतर बनाने की इच्छा क्यों होती? और अगर हर इंसान के अंदर ये इच्छा रखी गई है तो क्या इसका मतलब है कि अमीर बनना हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है? हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है, मैं और बेहतर बन सकता हूँ। ये सिर्फ पैसा पाने की इच्छा नहीं, ये बेहतर जीवन जीने की पुकार है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर, अपने प्रियजनों को खुश देखना, हम इन चीजों को चाहते हैं क्योंकि जीवन हल पर बढ़ने और खिलने की कोशिश करता है। फिर भी समाज ने सालों तक ये धारणा फैलाई कि बहुत अधिक चाहना गलत है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बुरा होता है, सिर्फ आत्मा के लिए जीना ही असली भलाई है। इन सब बातों ने लोगों के मन में अमीर बनने की इच्छा को अपराध जैसा बना दिया, और नतीजा लाखों लोग संभावनाओं के साथ पैदा हुए लेकिन जिंदगी की मजबूरियों के साथ जीने को मजबूर रह गए। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर होना गलत नहीं, बल्कि जीवन के विकास का प्राकृतिक हिस्सा है। घर, खाना, शिक्षा, यात्रा, अनुभव, आराम, स्वास्थ्य, इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। और जब शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों को पूरा जीवन मिलता है तब इंसान अपनी असली क्षमता तक पहुंचता है। धन न सिर्फ मौके, अनुभव और विकास लाता है, बल्कि व्यक्ति को उसका सर्वश्रेष्ठ रूप बनने में सक्षम बनाता है। कल्पना की आप अपने परिवार को वो सब दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। आपकी पसंद का घर, यात्रा, ज्ञान, अनुभव, आराम, सुरक्षा और दिल में वो संतोष कि मैंने अपने जीवन को उसकी पूरी क्षमता तक जिया। ये एहसास केवल आध्यात्मिक नहीं है, बहुत ही वास्तविक और ऊर्जावान है। पैसे को चाहना लालच नहीं है, पैसा चाहना जीवन का विकास चाहना है। बस फर्क ये है, पैसा दूसरों को नुकसान पहुंचाकर नहीं, अपनी क्षमता बढ़ाकर, मूल्य देकर और सही तरीके से कमाया जाए। अमीर बनना हमारी चाहत नहीं, हमारा अधिकार है। अपने दिल से बिना डरे पूछिए, क्या मैं सच में अपनी पूरी क्षमता तक जी रहा हूँ? आज 10 मिनट अकेले बैठकर लिखिए, मैं किस तरह की जिंदगी पूरी तरह जीना चाहता हूँ। चैप्टर 2, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अगर अमीर होना उतना ही अनिश्चित है जितना लोग कहते हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग बार बार सफल होते हैं और कुछ लोग एक ही जगह अटके रहते हैं? यहाँ तक कि जब दोनों बराबर मेहनत करते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा मिलना बस किस्मत, माहौल या ऊपर वाले के भरोसे की बात है, लेकिन इस किताब का दावा बहुत ही सीधा है। धन कमाने की एक साइंस है, जैसे अलजेब्रा या अर्थमेटिक की साइंस होती है, उसी तरह। मतलब साफ है, अगर आप कुछ काम एक खास तरीके यानी एक सर्टेन वे से करेंगे तो परिणाम भी वैसे ही आएंगे। बार बार उसी सर्टेन वे से काम करने पर, भरोसेमंद तरीके से काम को करने पर परिणाम भी एक जैसे आते हैं। ये सोच भी अपने आप में रोमांचक है। अगर अमीर होना एक पैटर्न है तो क्या मैं भी उसे सीख सकता हूँ? और अगर हाँ, तो अब तक मुझे किसने रोका था? लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है, दो लोग एक ही शहर में, एक ही काम में, एक ही जैसे घंटे काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक ही गाड़ी बस अटक रही है और दूसरा धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, बचत भी कर रहा है, निवेश भी कर रहा है। और हम अक्सर सोचते हैं उसका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उसके पास ज्यादा टैलेंट होगा, शायद उसने पहले से बहुत ही पैसा जमा कर रखा होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आपको हर जगह एक ही तस्वीर दिखेगी। एक ही इलाके में अमीर भी है, गरीब भी है,
एक ही प्रोफेशन में कोई स्ट्रगल कर रहा है और कोई ऊपर जा रहा है। ये जगह की कमी नहीं, ये अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं, ये अक्सर तरीके की कमी होती है। इसके लिए लेखक वॉलेस डी वॉटलस साफ कहते हैं कि अमीर बनना सिर्फ एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं होता, या ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है। बहुत से टैलेंटेड लोग गरीबी में रहते हैं और ये सिर्फ सेविंग या एक्सट्रीम थ्रिफ्ट से भी नहीं आता, क्योंकि बहुत से लोग कंजूस होने के बाद भी गरीब रहते हैं। असल में जो लोग अमीर बनते हैं वो काम करने का एक खास तरीका अपना लेते हैं और कई बार तो बिना कॉन्शियसली समझे हुए भी उस तरीके को फॉलो करते रहते हैं। ज्यादातर लोग गरीबी की वजह गलत जगह ढूंढते हैं। हम सोचते हैं मेरे शहर में मौके नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरा बड़ा बिजनेस नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि उसी शहर में कुछ लोग बहुत अमीर भी है और उसी फील्ड में काम करने वाले दो लोग हैं जिनमें से एक बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं फंसा रह जाता है। तो असली बात यह है कि गरीबी का कारण ज्यादातर हालात नहीं, हमारा तरीका होता है। जो लोग एक खास सर्टन वे से काम करते हैं वो आगे निकल जाते हैं और जो बस यूं ही भाग दौड़ करते रहते हैं वो मेहनत करने के बावजूद भी अटके रहते हैं। अब ये सर्टन वे क्या है? लेखक कहते हैं कि दुनिया कॉज इफेक्ट के नियम पर चलती है। जैसा कारण वैसा परिणाम। जैसे तुम नीम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ नहीं उगेगा, नीम ही आएगा। वैसे ही जैसी सोच जैसा काम वैसा ही रिजल्ट मिलता है। जो लोग अमीर बनते हैं उनकी कॉमन सोच और आदतें होती है। अगर तुम धीरे धीरे वैसा ही सोचने और वैसा ही करने लगोगे तो तुम्हारी लाइफ भी वैसे ही डायरेक्शन में रिजल्ट लाने लगती। ये कोई जादू नहीं है, बस एक साफ साफ नियम है। और ये साइंस सिर्फ होशियार या जबरदस्त टैलेंटेड लोगों के लिए भी नहीं है। लेखक साफ कहते हैं कि बहुत ही स्मार्ट लोग भी गरीब रह जाते हैं और बहुत सिंपल नॉर्मल लोग भी बहुत अमीर बन जाते हैं। फर्क कहाँ है? टैलेंट से ज्यादा सही कानून को सही तरीके से फॉलो करने में असली फर्क है। मतलब सीधा है कि साइंस को समझो और फिर दिमाग से पैशन से उसे रोजाना अप्लाई करते रहो। एक्स्ट्रा जीनियस होना जरूरी नहीं है, लगातार सही काम करना जरूरी है। काम कौन सा कर रहे हो ये भी उतना बड़ा सवाल नहीं है जितना कि तुम अपना काम कैसे कर रहे हो। लगभग हर फील्ड में कुछ लोग अमीर है और कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। टीचर, बिजनेसमैन, नौकरी, दुकानदार या ऑनलाइन काम, सब जगह दोनों टाइप के लोग मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड नहीं, तुम्हारा अप्रोच डिसाइड करता है कि तुम कहाँ पहुंचोगे। हाँ, अगर काम तुम्हें पसंद हो, तुम्हारी ताकत उसमें लगे और जगह भी सही हो तो चलना आसान हो जाता है। पर एंड में जीत उसी की होती है जिसका सही तरीका स्ट्रॉन्ग हो। और ये रास्ता किसी एक क्लास, एक रिलीजन, एक शहर या एक प्रोफेशन के लिए रिसर्च नहीं है, ये हर जगह लागू होता है। लेखक इस अध्याय में मूल रूप से यही बताना चाहते हैं कि अमीर बनना माहौल की सजा या इनाम नहीं है, ये कुछ लोगों का भाग्य भी नहीं है और ये कुछ चतुर लोगों की चालाकी भी नहीं है। ये एक तरीका है, सर्टन वे का तरीका, जिसे कोई भी इंसान सीख सकता, चाहे वो अभी गरीबी से शुरू कर रहा हो, गलत बिजनेस में हो या गलत जगह पर हो। आप जहाँ हैं, जिन कंडीशन में हैं, वहीं से आप इस वे को लागू करना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आपकी स्थिति बदलने लगती। एक सवाल आपसे, क्या आप अभी भी ये मान बैठे हैं कि मेरे पास चांस नहीं है, या आप मानने को तैयार हैं कि मुझे बस यही सर्टन वे सीखना है? अगर अमीर बनना साइंस है तो उसका पहला सवाल ये बनता है, क्या दुनिया में सच में सबके लिए अपॉर्चुनिटी खुली है या कुछ लोगों के द्वारा मोनोपोलीज की जा रही है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3 इस अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। अगर असली अमीरी के सारे दरवाजे कुछ लोगों ने पहले ही बंद कर दिए होते तो आज कोई नया इंसान अमीर बनना ही नहीं चाहता या अमीर बन ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हर साल हजारों लोग जीरो से उठकर करोड़ों तक का सफर तय करके पहुंचते हैं। क्या सच में सारे मौके खत्म हो चुके हैं? हम में से बहुत से लोग अंदर ही अंदर ये मान चुके होते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़ी कंपनियां, बड़े घराने सब धन के ठिकानों को पकड़कर बैठ चुके हैं। हम सोचते हैं अब हमारे लिए क्या बचा है, बाजार भर चुका है, जगह नहीं बची। लेकिन लेखक यहाँ एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या सच में अपॉर्चुनिटी किसी ने मोनोपोलाइज कर ली है या ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक कहानी है? लेखक कहते हैं अगर ये सच होता कि मौके खत्म हो चुके हैं तो एक ही शहर में, एक ही गली में एक जैसा काम करने वाले दो लोगों में से एक अमीर और दूसरा गरीब कैसे होता है? जब लगे कि बड़े लोग सब छीन चुके हैं, कितने ही लोग
ये बातें सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि बेटा अब तो बिजनेस बड़े ब्रांडों का है, छोटों का जमाना गया। नौकरी तो बस जान बचाने भर है, ऊपर तो बस कुछ ही लोग जा सकते हैं। बड़ी बड़ी नौकरियों तक पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं। सारा पैसा कुछ हाथों में सिमट चुका। अब नया क्या होगा? एक फैक्ट्री वर्कर को लगता है कि वो चाहे कितना भी काम कर ले वो मालिक नहीं बन सकता। सिस्टम ऐसा ही है। एक छोटे शहर का बंदा सोचता है कि ये सब तो बड़े शहर वालों का खेल है, मेरे लिए नहीं है। ये सारी सोच मिलकर एक भारी सा विश्वास बना देती। मौके किसी ने छीन लिए, मैं तो बस बचा खुचा ही ले सकता हूँ। और जो दिमाग ये मान लेता है कि मेरा नंबर ही नहीं आएगा, तो इंसान कोशिश भी आधे मन से करता और यहीं से असली स्ट्रगल शुरू होता है। लेकिन लेखक यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट बात करते हैं, मौका चुराया नहीं जाता, बस बदला जाता। कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए गरीब नहीं है कि दूसरों ने सारा मौके ले लिए। हाँ, कुछ फील्ड में पुरानी जगह भरी हो सकती, लेकिन नई दिशा, नया काम या तरीका हमेशा खुला रहता है। एक उदाहरण से समझते, हो सकता है कि तुम आज किसी बड़े रेलवे कंपनी के मालिक न बन सको, लेकिन नई टेक्नोलॉजी, नया ट्रांसपोर्ट, नई सर्विसेज हमेशा फ्यूचर में खुलती रहती। लेखक का साफ मैसेज है कि तुम्हें हर हाल में सेम दरवाजे से नहीं घुसना, कभी कभी तुम्हें नया दरवाजा बनाना हो। दुनिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जमीन, आइडियाज, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, ये सब प्रैक्टिकली असीमित है। ये सब पर्याप्त मात्रा में है। अगर कमी है वो है सर्टेन वे से सोचने और एक्शन लेने वालों की। मौके खत्म नहीं हुए हैं, बस दिशा बदली। जो लहर की दिशा में चलता है, पानी के बहाव के साथ चलता है, वो ऊपर उठता है। जो उल्टा तैरता है वो थक जाता है। दुनिया एक बंद दरवाजा नहीं, खुला मैदान है। जरा कल्पना कीजिए, तुम एक बहुत बड़े मैदान में खड़े, दूर तक खेत, फैक्ट्रियां, दुकानें, ऑनलाइन काम, नई टेक्नोलॉजीज सब फैली हुई है। कुछ पुराने पेड़ हैं जहाँ बड़े बड़े लोग पहले से बैठे हैं, लेकिन उनके आसपास हजारों नई खाली जगह है। यहाँ कोई भी जो समझदारी से सोचकर काम करे तो अपना पेड़, अपना घर, अपना एम्पायर खड़ा कर सकता है। और लेखक आपके दिमाग में यही इमेज डालना चाहता है। तुम्हें किसी की प्लेट से खाना नहीं छीनना, तुम्हारे लिए अलग से नया खाना बनाया जा सकता। ये सोच आते ही अंदर एक हल्का सा कॉन्फिडेंस उठता है। शायद मेरे लिए भी जगह है, मुझे बस ढूंढनी नहीं है, बनानी है। लेखक की साफ सीख है कि अपॉर्चुनिटी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। कोई भी वर्ग या क्लास हमेशा के लिए दबा नहीं रह सकता अगर वो सर्टेन वे में सोचना और काम करना। दुनिया में अमीरी की धन की कमी नहीं है, और न ही दिखाई देने वाले रिसोर्सेज की, और न ही अदृश्य क्रिएटिव पावर की। अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये है कतई नहीं है कि नेचर कंजूस। ज्यादातर मामलों में इसका मतलब ये है कि या तो उसे सही तरीका नहीं पता या वो गलत मान्यताओं में फंसा हुआ है। तुम्हारा काम ये मानना है कि मेरे लिए भी जगह है, मेरे लिए भी मौके बन सकते हैं। ये ना सोचें कि मुझे कोई आगे नहीं आने देगा, बल्कि ये सोचे और सीखे कि मुझे सीखना है, मुझे बदलना होगा। इस अध्याय के माध्यम से लेखक साफ साफ आपके दिमाग से उस जहर को निकालना चाहते हैं कि सारे मौके दूसरों ने ले लिए हैं, और उसकी जगह ये नया बीज बोना चाहते हैं कि अगर किसी ने यहाँ से उठकर कुछ किया है तो मैं भी कर सकता, बस मुझे वही कानून सीखने हैं। एक सवाल आपके लिए, अगर आज तुम्हें कोई कहे दुनिया में अब तुम्हारे लिए भी बहुत सी खाली जगह है, तो तुम सबसे पहले कौन सा बहाना छोड़ोगे? अब तक हमने समझा कि मौका कहीं बाहर से नहीं दिया जाता। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर बनने का पहला सिद्धांत क्या है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ आगे बने रहें। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जरा सोचो, अगर तुम्हारे सिर्फ विचार ही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बना रहे हो, तो आज तुम अपने बारे में क्या सोचो, कमी या प्रचुरता? लेखक यहाँ पर बहुत ही बड़ा दावा करता है, दुनिया की हर चीज, पैसा, घर, पेड़, कार, बिजनेस, सबकी शुरुआत एक थॉट से होती है। वो कहता है कि इस यूनिवर्स के पीछे एक थिंकिंग सब्सटेंस है जो हर चीज को एक रूप देता है। जैसे ही उस सोचने वाली शक्ति में कोई साफ आइडिया आता है, तो वो आइडिया धीरे धीरे शेप लेने लगता है। और इंसान भी एक थिंकिंग सेंटर है। मतलब साफ है कि तुम्हारे अंदर भी सोचने की वही एबिलिटी है जो इस पूरे सिस्टम में काम कर रही है। अगर तुम अपने थॉट्स को उस मूल थिंकिंग सब्सटेंस में पहुंचा सको, तो तुम्हारी सोची हुई हर चीज रियलिटी में आ सकती है। और यहीं से शुरुआत होती है द फर्स्ट प्रिंसिपल की, अमीर बनने का असली इनर साइंस। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग
बाहर दिखने वाले हालातों से हार जाते हैं। जैसे ही जेब खाली दिखती है, दिमाग खुद को गरीब मानने लगता है। कोई बीमारी सामने आती है, हम हेल्थ की जगह डर को सोचने लगते हैं। आसपास स्ट्रगल दिखाई देता है, हम अबेंडेंस की जगह कमी पर फोकस करने लगते हैं। और लेखक कहते हैं कि सोच को सोचना आसान नहीं है जब सामने उनके उल्टा नजारा दिख रहा हो। लोगों के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि वो अपने माइंड को लगातार एक दिशा में सच पर टिकाकर नहीं रख पाते। थोड़ी देर वेल्थ की सोच रखते हैं, फिर किसी बिल या डर को देखकर वापस कमी पर लौट आते हैं, और किसी चीज में रिजल्ट ना दिखे तो तुरंत डाउट करने लगते हैं। और सच्चाई ये है कि कंटिन्यूस थिंकिंग ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ही कठिन काम है, जिसमें वो सकारात्मक रूप से सोच सकते। शारीरिक मेहनत, हेवी वर्क, एक्स्ट्रा जॉब, शिफ्ट, ये सब बहुत आसान है, लेकिन कब? जब लोग साफ सोच, पॉजिटिव थॉट को पकड़कर रख सके। असली बदलाव तब आता है जब एक व्यक्ति ये समझ लेता है कि इस पूरी दुनिया में एक अदृश्य सोच वाला पदार्थ फैला हुआ है। इसे ही थिंकिंग स्टफ कह सकते हैं। जो भी इंसान इस थिंकिंग स्टफ में किसी चीज को साफ, बार बार और मजबूती से सोचता है, वही चीज धीरे धीरे असलियत बनाना शुरू हो जाती है। मतलब साफ है, अगर कोई पेड़ की कल्पना करता है तो प्रकृति उसी तरह का काम करके वो पेड़ लगा देती। अगर कोई व्यक्ति घर का साफ डिजाइन और तस्वीर सोचता है तो लोग, साधन और मौके मिलकर वो घर बनवा देते हैं। सीधी बात यह है कि दिमाग में बार बार और साफ तस्वीर बनाओ तो जिंदगी उस तस्वीर को सच करने लगती। इंसान अपने मन में किसी भी चीज की क्लियर इमेज बना सकता अगर वो इस इमेज को गहराई से बार बार विश्वास के साथ उस थिंकिंग सब्सटेंस पर उसकी छाप छोड़ दे जो वो अपनी लाइफ में चाहता है, तो वही चीज उसकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। इसे ऐसे समझते, तुम अपनी आंखें बंद करते और शांति से बैठकर अपने फ्यूचर लाइफ की एक तस्वीर बनाते जिसमें तुम्हारे पास एक स्थायी कमाई है, साफ सुथरा बड़ा सा घर है, अपने परिवार के साथ सुरक्षित और खुश मिजाज जीवन है, और आप जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए लोगों द्वारा आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है। तुम सिर्फ सपने नहीं देख रहे, बल्कि ये मान कर देख रहे हो कि ये थिंकिंग सब्सटेंस मेरी इस सोच को सुन रही है और धीरे धीरे वो सारे रास्ते बना रही है जिनसे कि ये सब रियलिटी बन सके। तुम्हारे अंदर डर तो आता है क्योंकि बाहर के हालात परफेक्ट नहीं या तुम्हारे अनुसार नहीं है, लेकिन तुम बार बार अपने आप को उस सच्चाई पर वापस लाते हो जो तुम चाहते हो। आप कहते हो मैं कमी में नहीं हूँ, मैं अबेंडेंस से भरा हुआ हूँ, मैं अकेला नहीं, एक क्रिएटिव पावर के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी सोच बेकार नहीं जा रही, वो मेरा फ्यूचर डिजाइन कर रही है। हाँ, ये सोचते सोचते तुम्हारी हार्ट भी थोड़ी तेज तो होती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंट बढ़ने लगता कि शायद सच में मेरी लाइफ बदल सकती। लेखक इस अध्याय में हमें ये समझाना चाहते हैं कि रियलिटी का असली गेम थॉट से शुरू होता है। एक ही थिंकिंग सब्सटेंस है जो हर विचार की इमेज को आकार देता है। एक इंसान जागरूक होकर या कॉन्शियस होकर ये तय कर सकता है कि वो क्या सोचना चाहता है। अमीर बनने का पहला स्टेप ये नहीं कि तुम्हें क्या एक्स्ट्रा स्किल सीखनी है, बल्कि ये है कि एक थिंकिंग स्टफ है जिससे सब बना है। मुश्किल ये नहीं है कि ये विचार समझ में नहीं आता, मुश्किल ये है कि हम डाउट करते हैं, हालात देखकर डर जाते हैं और फिर उसी कमी वाले थॉट पर लौट आते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर तुम इस सोच को अपना मुख्य विचार बना लो तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारी चॉइसेस सब बदलने लगेगी और यहीं से अमीर बनने का साइंस असल में काम करने लगता है। एक चैलेंज तुम्हारे लिए, आज रात तुम 5 मिनट के लिए अपने मन में कौन सी एक नई फाइनेंशियल रियलिटी की साफ तस्वीर बनाकर उसे होल्ड करोगे। अभी तुमने सीखा कि सोच कैसे रियलिटी को जन्म देती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे क्रिएटिव सोच सिर्फ पैसा ही नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ की क्वालिटी को ऊपर उठाती है। तो बने रहिए इस यात्रा में। चैप्टर 5, इंक्रीजिंग लाइफ। जरा सोचो, अगर पैसा सिर्फ बिल भरने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी लाइफ को एक्सपेंड करने का जरिया हो तो क्या अमीर बनना लालच होगा या तुम्हारा हक? लेखक यहाँ पर बहुत ही गहरी बात करते हैं कि जिंदगी का असली नेचर ही इंक्रीज होना है। जैसे बीज अपने आप बड़ा पेड़ बनना चाहता है, वैसे ही हर इंसान के अंदर भी नेचुरली ये चाह होती है कि मैं और सीख, और करूं, और बड़ा बनूं। लेखक यहाँ पे साफ कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा कमाने, ज्यादा कामयाब होने, बेहतर लाइफ स्टाइल जीने की इच्छा है तो ये कोई बुरी या सेल्फिश डिजाइन नहीं है, ये वैसे ही यूनिवर्स लाइफ की आवाज है जो तुम्हारे अंदर से कह रही है मुझे और एक्सपेंड होने दो। यानी रिच होने की इच्छा रखना
अपने आप को जिंदा रखने की इच्छा रखने जैसा। ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर टकराव महसूस करते हैं। अगर मैं पैसे के पीछे भागूंगा तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं बहुत ही ज्यादा मेटलिस्टिक हो चुका हूँ? यानी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ भौतिकवादी दुनिया में जी रहा है, भौतिकवादी वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, या शायद ऊपर वाला मुझे सिंपल लाइफ जीने में ही रखना चाहता है। और लेखक इसी पुराने बिलीफ पर चोट मारता है। वो कहता है ये मानना कि भगवान चाहता है कि तुम गरीब रहो, जीवन के नेचर के खिलाफ बात करना है। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे तुम कम सीखो, कम ग्रो करो, कम एक्सपीरियंस को हासिल करो, कम एंजॉय करो, तो वो तुम्हारी भलाई चाहता है या तुम्हें दबा कर रखना चाहता है? फिर भी बचपन, सोसाइटी, धर्म की गलत समझ होने के कारण बहुत से लोगों के मन में ये गिल्ट बैठ जाता है कि ज्यादा पैसा मांगना गलत है। और यही सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रगल बनता है। और यहीं से इस अध्याय का सबसे बड़ा मोड़ आता है। लेखक कहते हैं जिंदगी का काम ही है खुद को बढ़ाना, मोर लाइफ की तरफ जाना। तुम ज्यादा पैसे, ज्यादा रिसोर्सेज चाहते हो तो असल में तुम भी ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंस चाहते हो। ज्यादा खाना, आरामदायक एक घर, सीखने के ज्यादा से ज्यादा मौके, घूमने फिरने के चांस, और अपने फैमिली को बेहतर से बेहतर चीजें देना, दूसरों को मदद करने के लिए अपने आप को कैपेबल बनाने की चाह। यानी पैसे सिर्फ नोट नहीं है, पैसा टूल है जिनसे तुम बॉडी, माइंड और सोल को पूरा जी पाते हो। जिंदगी को पूरा जीने के लिए सिर्फ शरीर, दिमाग या सिर्फ आत्मा काफी नहीं है, तीनों का पूरा ख्याल रखना जरूरी है। अगर कोई सिर्फ शरीर को दबा दे, सिर्फ काम करता रहे, आराम, सीखने या प्यार के लिए समय न दे, तो जिंदगी अधूरी हो जाती। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई स्पिरिचुअलिटी या भक्ति के नाम पर शरीर की जरूरतें दबा दे, अच्छे खाने, कपड़े, आराम, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी बेसिक चीजों को इग्नोर कर दे, तो वो भी इम्बैलेंस है। असली सच्चाई ये है कि इंसान शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों के स्तर पर पूरा जीना चाहता है। और तीनों को पूरा जीने के लिए ऐसी चीजें चाहिए जो सपोर्ट दे, जैसे अच्छा खाना, सीखने के साधन, सफर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके, खूबसूरत माहौल और बिना चिंता वाली जिंदगी। और ये सब पैसे के बिना नहीं मिलते। इसलिए अमीर बनना सिर्फ पैसा जमा करने के लिए नहीं, अमीर बनना जिंदगी को पूरा जीने की आजादी के लिए जरूरी। इसलिए तुम गंभीरता के साथ अमीर बनना चाहते हो ताकि ज्यादा अच्छा खा सको, सीख सको, ट्रेवल कर सको, दूसरों की मदद कर सको, तो ये डिजायर वास्तव में बहुत ही प्योर है। लेखक आगे दो सलाह देते हैं। फर्स्ट, एक्सट्रीम सेल्फिशनेस, खुद के मजे, दिखावे या ईगो के लिए पैसा कमाना गलत है, ये एक गलत डायरेक्शन है। सेकंड, एक्सट्रीम सैक्रिफाइस, खुद की जिंदगी दबाकर, खुद को मिटाकर सिर्फ दूसरों के लिए जीना भी अपने आप को इनबैलेंस करने जैसा है। फिर सच्चा रास्ता क्या है? सच्चा रास्ता है पहले खुद को मैक्सिमम स्तर तक डेवलप करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी स्किल बढ़ाओ, अपनी हेल्थ पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, अपने आप को इमोशनली स्ट्रेंथ दो ताकि तुम अपने लिए भी अच्छा कर सको और दूसरों के लिए भी सबसे इफेक्टिव तरीके से कंट्रीब्यूट कर सको। और यह सब प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल है जब तुम कंपटीशन वाली सोच छोड़कर कि किसका छीनूं, किससे आगे निकलूं और किसकी जगह लूं वाली सोच से अपने को क्रिएशन वाली सोच पर लगाते हो। मैं ऐसा क्या वैल्यूएबल दे सकता हूं जिससे मेरी लाइफ भी बढ़े और दूसरों की भी मैं बेहतर कर सकूं। क्योंकि सच्चा अमीर इंसान किसी छीने बिना अमीर बनता है। वो अपने जीवन को भी बेहतर बनाता है और दूसरे के जीवन को भी बेहतर बनाता है। एक सवाल अपने से पूछिए, क्या तुम अभी पैसा बस सर्वाइवल के लिए देख रहे हो या जिंदगी को एक्सपेंड करने के टूल के रूप में देख रहे हो? और यही तुम्हारा पैसे को देखने का नजरिया तय करेगा। अच्छा, अगर ज्यादा लाइफ जीने के लिए और बेहतर लाइफ जीने के लिए अमीर होना सही है या जरूरी है, तो अगला सवाल ये उठता है कि ये पैसे हमारे पास एक्चुअल में आते कैसे? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, हाउ रिच कम टू यू। कभी सोचा है पैसा आपके पास आता कैसे है? सिर्फ मेहनत से, लोगों को हराकर या किसी अदृश्य सिस्टम से जो चुपचाप आपके हक की चीजें आपकी तरफ धकेल रहा है? लेकिन यहाँ एक बहुत ही साफ बात समझाता है, दौलत आपके कमरे में अचानक मैजिक से प्रकट नहीं होती, वो लोगों के थ्रू, उनके डिसीजन, उनसे डील करने के तरीके और रिश्तों के जरिए आपके पास आती है। मतलब बहुत ही साफ, जब भी आप किसी को कुछ देते हैं, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई सलाह या किसी की मेहनत की सराहना करते हैं, तो आप उसकी जिंदगी में वैल्यू बढ़ाते हैं और बदले में जो पैसे आपको मिलते हैं वो उसी वैल्यू का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। अमीरी तब आती है जब आप
आपके पास आने वाले हर पैसे के बदले में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देते हैं, जिसके लिए आपको वो पैसा मिला है। आपको मिलने वाले पैसे की वैल्यू आपकी दी गई वैल्यू से कम होती है और यहीं से अमीरी की असली गारंटी शुरू होती है। और ज्यादातर लोग यहीं पर अटक जाते हैं। उनके दिमाग में पुराने बिलीफ चलते रहते हैं। अगर मैं सामने वाले को ज्यादा दूंगा तो मैं लूजर बन जाऊंगा और मार्केट में टिके रहना है तो थोड़ा सा चालाक तो बनना ही पड़ेगा। सब लोग तो चीट कर रहे हैं और मैं अकेला ईमानदार बनूंगा तो मैं दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाऊंगा। और जब ये सोच आने लगती है तो फिर क्या होता है? दुकानदार ऐसा सामान बेचता है जो दिखने में अच्छा है पर जल्दी ही खराब हो जाता है। सर्विस देने का वादा कुछ और करता है और देता कुछ और है। बॉस एम्प्लॉय से मैक्सिमम स्तर पर काम लेता है और ग्रोथ के नाम पर उनके सामने कोई रास्ता नहीं रखता। ऊपर से अंदर गिल्ट और डर बना रहता है, कहीं पकड़ा गया तो, कहीं नाम खराब हो गया तो। और यही सब मिलकर एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बनाते हैं जहां आप सोचते हो या तो मैं जीतूंगा या सामने वाला जीते। और इस तरह के गेम में आपको कभी ना तो भरोसा हो, ना आपको शांति मिलती है और न ही आपको अमीरी फील होती है और आपको मिलता है तो सिर्फ स्ट्रेस। लेखक यहाँ पर कहते हैं तुम्हें पैसा कमाने के लिए किसी को हराने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें क्रिएटिव प्लान पर शिफ्ट होना, जहाँ का नियम सिर्फ ये है हर सौदे में सामने वाले को उतना वैल्यूबल दो जिससे उसकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो। जितने पैसे उसने तुम्हें दिए हैं उससे ज्यादा वैल्यू उसकी जिंदगी में ऐड हो। इसे एक उदाहरण से समझते। मान लो तुमने किसी से 300 रुपए लिए हैं किसी सर्विस के या किसी प्रोडक्ट के, लेकिन जो चीज और सर्विस तुमने दी है उससे उसकी जिंदगी में 3000 रुपए जितना फायदा होना चाहिए। उससे हो सकता है उसकी टाइम बचे, उसकी जिंदगी में कुछ दिक्कतें कम हो जाए या उसकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। बस रिजल्ट बेहतर आना चाहिए, बस तुमने उसे ज्यादा यूज वैल्यू दे दी। और यही रियल क्रिएटिव कमाई है। अगर तुम ऐसे बिजनेस में हो जहां लोगों को जानबूझकर तुम्हारे काम से नुकसान पहुंचता है, जैसे कोई भ्रामक वादे, फालतू चीजें, किसी को मूर्ख बनाकर बेच देना या एडिक्टेड करने वाला प्रोडक्ट बिना एथिक्स के बेच देना, तो ये रास्ता लॉन्ग टर्म अमीरी का नहीं है। क्योंकि क्रिएटिव तरीका ये है कि आप हर प्रोडक्ट, हर सर्विस को चेक करें, क्या ये सामने वाले की लाइफ में रियल इम्प्रूवमेंट ला रहा है। अगर तुम मालिक हो तो अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा माहौल बनाओ कि वो सीखे, वो आगे बढ़े, उनके लिए नौकरी उनकी सीढ़ी बन जाए, जेल नहीं। और यही वो वाइब्रेशन है जिस पर यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा मौके भेजना शुरू कर देता है। इस अध्याय के माध्यम से लेखक हमें यही सीख देना चाहते हैं कि पैसा लोगों के माध्यम से आता है, हवा से नहीं। इसलिए रिश्तों, डील्स और वैल्यू पर फोकस करो। हर डील में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दो, कम कैश वैल्यू लो। सामने वाला जब तुम्हारे साथ डील करके अंदर से अमीर फील करे तभी तुम वास्तव में अमीर बनते हो। किसी को धोखा देकर, मजबूर करके या कंफ्यूज करके अमीर मत बनो। तुम्हारी ईमानदारी, क्रिएटिव इंटेंशन को यूनिवर्स सपोर्ट करता है। वो लोगों के दिमाग, इवेंट्स और अपॉर्चुनिटीज को ऐसे सेट करता है कि तुम तक वो चीजें पहुंच सके जिन्हें तुम सच्चे दिल से मांग रहे हो और जिनका सही उपयोग करोगे। आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, आज अपने काम या प्रोडक्ट की एक चीज चुनो और खुद से सीधा सा सवाल पूछो, मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ सकता हूँ जिससे सामने वाले की लाइफ में मेरे द्वारा लिए गए पैसे से कम 5 गुना ज्यादा फायदा हो सके। अब तक हमने देखा कि अमीरी कैसे आती, लेकिन अध्याय के दूसरे भाग में हम जानेंगे ग्रेटिट्यूड की पावर। चैप्टर 7 ग्रेटिट्यूड। जरा सोचो, अगर सिर्फ एक आदत बदलने से पैसा, मौके, सही लोग और अंदर की शांति सब एक साथ बढ़ने लगे, और वो आदत भी जो आपकी ओर अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करे, ग्रेटिट्यूड की आदत। हम आमतौर पर पैसे कमाने की बात करते हैं, कौन सा स्किल सीखूं, कौन सा बिजनेस करूं, किसमें ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि अगर तुम यूनिवर्स से सही कनेक्शन नहीं बनाते तो मेहनत, टैलेंट, प्लानिंग सब आधा अधूरा रह जाएगा। और ये कनेक्शन बनता किससे? ग्रेटिट्यूड। जब तुम दिल से बोलते मेरे पास जो है मैं उसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, यूनिवर्स का शुक्रगुजार हूँ, तभी तुम उस सोर्स के साथ एक लय में हो जाते जहाँ से सारे नए मौके, आइडियाज और अमीरी आती। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़ा पैसा आता है तो बोलते हैं ठीक है पर ये तो कुछ भी नहीं है और चाहिए। नौकरी मिलती है तो सोचते हैं ये भी कोई जॉब है, ये तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, घर में खाने के लिए है, आपकी फैमिली सेफ है। फिर भी ध्यान से देखकर ये नहीं कहते कि थैंक यू यूनिवर्स, बल्कि ये कहते हैं कितनी महंगाई है, कितनी प्रॉब्लम है, साला कुछ अच्छा होता ही नहीं। और यहीं से असली गड़बड़ शुरू होती है। जब दिमाग हमेशा कमियों, गलतियों पर टिक जाता है तो हमारा माइंड उसी पैटर्न का हो जाता है।
क्योंकि तुम जिस चीज पर ध्यान देते हो अंदर से तुम धीरे धीरे वैसा ही बनने लगते हो, और फिर वही इमेजेस तुम यूनिवर्स को भेजते हो, और फिर वापस क्या आता है, फिर से वही कमी, वैसे ही टेंशन, वैसा ही स्ट्रेस और वैसी ही प्रॉब्लम। पर लेखक यहाँ पे कहते हैं ग्रेटिट्यूड कोई इमोशनली लग्जरी नहीं है, ये एक तरह का लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार का नियम। जैसे फिजिक्स में एक्शन का रिएक्शन रूल होता है, वैसे ही यहाँ पर जैसे ही तुम दिल से शुक्रिया की वेव बाहर भेजते हो तरंगे, तो तुरंत एक रिएक्शन हो जाता है जो तुम्हारी तरफ अच्छाइयाँ खींचना शुरू कर देता है। जब तुम लगातार शुक्रिया की स्टेट में रहते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटी को देखने लगता है, तुम कमी की जगह अवसर देखने लगते हो, और ये पूरा एटीट्यूड तुम्हें क्रिएटिव माइंड में रखता है, कंपिटिटिव माइंड से बाहर निकाल देता है। यही वो सर्टेन वे का हिस्सा है जिससे पैसा और प्रोग्रेस ज्यादा भरोसेमंद और शांत तरीके से आती। ग्रेटिट्यूड की सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुम्हें बचाता है, वो तुम्हें शिकायत वाली सोच से बचाता है। जब सिस्टम खराब हो, सब लोग गलत कर रहे हो, तो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, आपको उस पैटर्न से बचाता है कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। हर चीज में, हर इंसान में, हर सिस्टम में कुछ ऐसा देखो जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो सको, क्योंकि वही नजरिया तुम्हें कमी की दुनिया से निकाल कर इंक्रीज ऑफ लाइफ की दुनिया में ले जाता है। एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए, आज रात सोने से पहले अपनी डायरी या फोन में कम से कम 10 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम यूनिवर्स का शुक्रगुजार हो सको। चैप्टर 8, थिंकिंग इन द सर्टन वे। अगर मैं कहूँ पैसा मेहनत, किस्मत या टैलेंट से नहीं बल्कि सोचने के एक खास तरीके से आता है, तो क्या आप यह तरीका सीखने के लिए तैयार हैं? हर इंसान पैसा चाहता है, बेहतर जीवन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इच्छा तभी हकीकत बनती है जब उसकी मानसिक तस्वीर साफ और स्थायी हो। दिमाग में जो तस्वीर बनती है वही जिंदगी में आकर्षित होती है, और यही सर्टेन वे की शुरुआत है। स्पष्ट सोच होने पर स्पष्ट परिणाम मिलते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती? समस्या का मूल कारण है कि धुंधली इच्छाएं धुंधले नतीजे देती। लोग कहते हैं मुझे भविष्य में बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन कभी चाहिए या भविष्य में चाहिए, वो भविष्य और कभी कभी होता ही नहीं, क्योंकि जब चाहते धुंधली रहती है तो दुनिया, अवसर और लोग सब धुंधली प्रतिक्रिया ही देते हैं। यही कारण है कि मेहनत करने वाले कई लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते। चाहते तभी सच बनती है जब उसका मानसिक चित्र बिल्कुल साफ, मजबूत और लगातार हो। मतलब आपको साफ पता हो कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अपने मन में उसकी रोज वास्तविक तस्वीर देखें, उसे वास्तव में होने पर महसूस करें, या जब वो वास्तविक होगी तो आप अपने को वास्तव में कैसे देखेंगे उस वक्त, तो उसे आज में महसूस करें। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं है, ये निर्माण प्रक्रिया की पहली ईंट है। जब आपकी सोच संगठित होती है तो ब्रह्मांड भी साफ सुथरा और सही जवाब देता है। इस अध्याय में लेखक यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आप बिल्कुल स्पष्ट जाने कि आप क्या चाहते हैं। आप मकान चाहते हैं तो उस मकान की बनावट, उसकी साइज, सबको स्पष्ट रखें। अपने मन में रोज उसकी स्पष्ट तस्वीर देखें। आप चाहे तो उसकी तस्वीर बनाकर कहीं चिपका सकते हैं, और हर दिन उस मकान का अपने जीवन में होना महसूस कर, क्योंकि जो सपना तुम जितनी स्पष्टता के साथ देखते हो, जितने यकीन के साथ उसे अपना मानते हो, उतनी ही तेजी के साथ अपने जीवन में उसे आकर्षित करते हो। मेहनत जरूरी है, पर दिशा विजुअलाइजेशन से मिलती है, स्पष्ट मानसिक तस्वीर से मिलती है। आज रात सोने से पहले अपनी सबसे बड़ी फाइनेंशियल इच्छा को लिखें, उसकी स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाएं, उसका रंग, माहौल, आवाज, उसकी तारीख सब स्पष्ट कर दें, और फिर विजुअलाइजेशन का जादू देखें। अगर सिर्फ विजुअलाइजेशन इतनी ताकतवर है तो इच्छा को टूटने से कैसे बचाया जाए, कैसे सोच को डाउटफुल से अनब्रेकेबल बनाया जाए, जानेंगे इसी बुक समरी के अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। जरा एक सेकंड रुककर पीछे मुड़कर देखिए। आपने सीखा कि अमीर बनना आपका हक है, कोई अपराध नहीं। धन कमाना एक एग्जैक्ट साइंस है, कोई लक या अंदाजे की बात नहीं, क्योंकि ये सर्टेन वे से काम करने पर रिजल्ट देती है। आपने ये भी सीखा और समझा कि आपकी थॉट ही आपकी रियलिटी को शेप देती है। आपका दिमाग सिर्फ सोच नहीं रहा है, वो फ्यूचर को डिजाइन कर रहा है। और फिर आपने ग्रेटिट्यूड की वो हिडन पावर भी छू ली जो आपके और यूनिवर्स के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बना देती है। और आखिर में आपने माइंड को थिंकिंग इन द सर्टेन वे
की पहली झलक दे दी। क्लियर मेंटल इमेज, फेथ और एक नए विजन की शुरुआत के साथ। लेकिन अगर आप यहीं रुक गए तो ये वैसा ही है जैसे कि तैरना तो किताब से सीख लिया पर पानी में उतरे ही नहीं। अभी तक आपने देखा और सुना कि सोच का ढांचा कैसे बनाते हैं। अब अगला पार्ट वहां से शुरू होगा जहां तक ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। अगर आपके अंदर जरा सा भी ये महसूस हो रहा है कि ये सुनकर मैं यहीं नहीं रुक सकता, तो पार्ट 2 सिर्फ अगला भाग नहीं है, आपकी जर्नी का अगला लेवल है। और याद रखिए, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच उन लोगों के लिए नहीं है जो बस सुनकर भूल जाते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं मैंने समझ लिया है, अब मैं इसे जी कर दिखाऊंगा। अगर आप तैयार हैं अपनी विल पावर को जागृत करने के लिए, अपने हर दिन को एफिशिएंट एक्शन में बदलने के लिए और सच में एडवांसिंग पर्सन बनने के लिए, तो अगला पार्ट मिस ना करें। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।